गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं प्रदीप मौर्य एकेडमी प्रभाव की ओर से आज आप लोगों के सामने फिर से एक टॉपिक सविनय अवज्ञा आंदोलन लेकर के प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सम्मुख। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि जो एक सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें सभी दल शामिल हुए थे और उन्होंने एक संविधान बना कर दिया था और वो थे जिनकी अध्यक्षता थी मोतीलाल नेहरू। लेकिन जब वो सभी दलों के सामने प्रस्तुत किया गया तो मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और जिन्ना ने कहा कि हमको जो 1/3 जो है पूरे देश की सीटों में से चाहिए और पंजाब तथा बंगाल में जनसंख्या के अनुसार सीटें चाहिए। इसी पर हिंदू महासभा ने विरोध कर दिया और वो वहीं पर समाप्त हो गया। आगे जो डोमिनियन स्टेट जो है, जो कांग्रेस ने जो स्वराज दल था उन्होंने कहा था कि मुझे डोमिनियन स्टेट की मैं मांग करूंगा और डोमिनियन स्टेट का समय जो है 2 वर्ष दिया गया था कि 2 वर्ष में हमको औपनिवेशिक राज्य या डोमिनियन स्टेट हमको दे दिया जाए। तो उसमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया। उन लोगों ने कहा कि 2 साल नहीं, हम 1 साल अंग्रेजों को समय देंगे कि वो हमको डोमिनियन स्टेट दें। लेकिन अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे, वो इनकी बातों को सिरे से नकार दिए। तब जब उस डोमिनियन स्टेट को नकार दिए तब महात्मा गांधी के पास सारे कांग्रेसी लीडर, दिग्गज लीडर उनके साथ मिले और कहे कि अब जो है फिर से कोई एक आंदोलन शुरू किया जाए। तो गांधी जी बहुत ही विशाल माइंड के थे। उनको लगा कि आंदोलन से पहले जो है मैं पूरे भारतीय जनमानस का मन जानना चाहता हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। वो पूरे देश के भारत भ्रमण किए और फिर जो है वो कहे कि मैं जो है आंदोलन से पहले 11 सूत्रीय मांग रखूँगा अंग्रेज़ों के सम्मुख। और गांधी जी का एक पेपर था यंग इंडिया। यंग इंडिया में गांधी जी ने 11 सूत्री मांगों को उसमें छापा। और उस समय ब्रिटेन में रैमजे मैकडोनाल्ड की सरकार थी, वो वहाँ के पीएम थे और लॉर्ड इरविन भारत में वायसराय थे। वो पेपर के माध्यम से गांधी जी का ये सोचना था कि ये पेपर लॉर्ड इरविन के पास जाएगा, वो लोग हमारे पेपर को पढ़ते हैं, फिर वो ब्रिटेन में बताएंगे और ब्रिटेन में मैकडोनाल्ड से महारानी को वो सूचना मिलेगी। तो हो सकता है कि हमारे 11 सूत्री को कार्यक्रम को वो लोग मान लें। और 11 सूत्री मांग में सबसे ज़्यादा गांधी जी ने फोकस किया आम जनता, कृषक और पूंजीपति। अब देखिए गांधी जी का दिमाग देखिए कि आम जनता, कृषक और पूंजीपति। अब आम जनता, कृषक और पूंजीपति, इसमें पूरा भारतीय जनमानस समाहित हो गया। सब लोगों ने कहा कि अब गांधी जी हमारे लिए बात कर रहे हैं। अब इसमें देखिए आप लोग जो है कि सबसे पहली जो गांधी जी ने किसानों के लिए 3 बातों को रखा है कि 3 बात किसानों के लिए, 3 मुद्दा, 3 नियम, 2 मुद्दा पूंजीपति के लिए, बाकी
6 मुद्दे आम जनमानस के लिए उन्होंने रखा। और किसानों के लिए जो उन्होंने रखा, पहला है भू राजस्व में 50% की कमी। भू राजस्व, उस समय अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा टैक्स भू राजस्व लेते थे। गांधी जी ने कहा कि भू राजस्व में 50% की कमी की जाए। और दूसरा उन्होंने कहा नमक कर में कमी हो, नमक कर में कमी हो, क्योंकि अंग्रेज जो है नमक में कुछ लगना नहीं था, फिर भी उस समुद्र के पानी को सूखा बना करके नमक पे इतना टैक्स लगा दिए थे कि आम जनमानस जो है वो बहुत दुख महसूस कर रहा था, कष्ट में था। और तीसरा है नमक पर एकाधिकार समाप्त हो। जो नमक पर केवल अंग्रेज ही कानून बनाते हैं, वही बनाते हैं, हम लोग भी इस नमक को बनाएंगे। अब आगे देखते हैं आम पूंजीपत के लिए। पूंजीपत के लिए उनकी मांग थी कि उस समय ब्रिटेन से बहुत सारा माल जो है, विदेशी कपड़े और तमाम जो है फैक्ट्रियों के लिए काम और कारखानों का काम, जो पार्ट्स थे वो सब विदेश से आते थे। और वो अंग्रेज इतने चालाक थे कि जब वो भारत में वो सामान आता था तो उस पर टैक्स बहुत सस्ता कर दिए थे, ना के बराबर, जिससे वो सामान भारत में सस्ते दाम पर बिके। और जब सस्ते दाम पर बिकेगा तो आम जनमानस उसको खरीदेगा। अब जब आम जनमानस उस विदेशी सामान को खरीदेगा तो जो भारत में सामान, जो चरखे से कपड़े बन रहे थे, उसको कौन खरीदेगा। इसीलिए उन्होंने पहली मांग रखी कि विदेशी आयात कम करें और संरक्षणात्मक कर लागू करें। जो टैक्स आप उस पर 10 रुपये लगा रहे हैं, उस पर आप 90 रुपये लगाएं, जिससे जब वो विदेशी सामान महंगा हो जाएगा तो हमारे देश के लोग उसको बहुत कम मात्रा में खरीदेंगे। और दूसरा, भारतीय जहाज रानी को संरक्षण। जो भारतीय जहाज, हमारे जो पानी वाले जहाज थे, इनका आवाजाही विदेशों में ज़्यादा हो और विदेशी जहाज हमारे देश में कम आए, जिससे विदेशी सामान भी हमारे देश में कम आए और हमारे जो भारतीय जहाज रानी है उसका ज़्यादा जो है वो व्यापार बढ़े। और तीसरा, रुपये का अवमूल्यन किया जाए। अब रुपये का अवमूल्यन इसलिए किया जाए क्योंकि जो तब जो है जो कोई सामान है वो सस्ता होगा। जब सस्ता होगा तो भारतीय जनमानस को उससे लाभ होगा। अब देखिए अगला जो है वो उन्होंने आम जनमानस के लिए बताया। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विसेज और सेना में 50% की कमी की जाए। आप जानते ही होंगे कि उस समय सिविल सेवक ICS की परीक्षा ब्रिटेन में होती थी और भारतीय जनमानस के लिए ये कितना टफ था कि वो इतना पैसा उसके पास कहाँ से आए कि वो ब्रिटेन जाए और उस परीक्षा को दे। और जो ब्रिटेन के जो नौकरशाह होते थे, जो कलेक्टर बन कर के भारत में आते थे, वो ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताते थे। उनके ऊपर इतना पैसा सरकार खर्च करती थी कि उसी का आप एक रूप देखें कि पूरे भारत में पूरे जो अच्छे अच्छे शहर थे उनमें सिविल लाइन्स बसाया गया था। उसी सिविल लाइन्स में वो अधिकारी, वो DM, वो कलेक्टर रहते थे। और अगला नियम, वो 50% जो सेना थी, वो सेना हमारे ही देश के लोग थे। उसमें 2:1 का था कि 2 भारतीय सैनिक तो 1 अंग्रेज होता था। और वो सेना जब थी वो क्या करती थी, वो जो है हमारे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर अटैक करती थी, उन्हीं को दबाती थी। इसीलिए और उस पर बहुत सारा खर्च होता था। चाहे प्रथम विश्व युद्ध को देख लीजिए, बहुत सारी सेना गई थी और उनका साम्राज्य जो है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था और हमारी सेना जाती थी। अब जितना वो खर्च होता था वो हमारे ही देश से काफ़ी पैसा वसूला जाता था।
इसीलिए गांधी जी ने कहा कि 50% की कमी इस पर भी की जाए। नशीली वस्तुओं पर रोक, नशीली वस्तुओं पर रोक, मद्यपान पर रोक। अंग्रेज बहुत चालाक थे, वो मद्यपान और नशीली वस्तुओं को इतना बढ़ावा दे रहे थे जिससे भारतीय जनमानस उस नशा को करे और नशा में डूबा रहे, स्वतंत्रता की बात ही न करे, हमारी परतंत्रता हमेशा उसमें गुलामी स्वीकार करता रहे। राजनीतिक बंदी, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, राजनीतिक बंदी रिहा हों जिन पर हत्या का मुकदमा न चल रहा हो। यह बहुत बड़ा फैक्ट, जैसे तमाम लोग आक्षेप लगा देते हैं गांधी जी के ऊपर कि ये चाहते तो भगत सिंह, राजगुरु ये सब रिहा हो जाते। ये 11 सूत्री मांग में ही जो था, उन्होंने मांगा था कि राजनीतिक बंदी रिहा हो जिन पर हत्या का केस न चल रहा हो। शस्त्र कानून में परिवर्तन, उस समय अंग्रेज लॉर्ड रिपन के समय शस्त्र अधिनियम लागू हुआ था कि भारतीय लोग जो है शस्त्र ना के बराबर रख पाएंगे। और वो नियम इतना टफ था कि आम जनमानस जो है उस शस्त्र लाइसेंस को लेने में बहुत ही कठिनाई होती थी। तो गांधी जी ने कहा कि शस्त्र लाइसेंस में सरलता अपनाई जाए जिससे आम लोग भी शस्त्र रख सकें। डाक आरक्षण बिल, अगला है डाक आरक्षण बिल। ये डाक आरक्षण बिल गांधी जी ने इसलिए मांगा क्योंकि उस समय जो हमारी भारतीय सेना में सैनिक थे उनको, चूँकि वो दूर दूर रहते थे, संचार का इतना साधन नहीं था, केवल चिट्ठी ही थी, वो अपने परिवार से चिट्ठी उनके घर वाले लिखते थे या वो लिखते थे अपने घर वालों के पास। तो अंग्रेज वो जानते थे कि कहीं किस प्रकार की चिट्ठी लिख रहे हैं, ऐसा न हो कि ये भारतीय जनमानस को, अपने घर वालों को भड़का रहे हों, इसलिए वो चिट्ठी वो खोल कर के पढ़ लेते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि डाक आरक्षण बिल लाया जाए और इस बिल के माध्यम से भारतीय जनमानस को, सैनिकों को लाभ प्राप्त होगा। अगला जो है वो है गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग को भी सरल बनाया जाए, इतना जो कठिन था वो इतना गुप्तचर विभाग बनाए हुए थे और भारतीय जनमानस को कंट्रोल करने के लिए, जिससे ये क्रांतिकारी यहाँ पर उभर न पाए, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। अब जो है ये बात उन्होंने अपने यंग इंडिया अखबार में ये छाप दी और टाइम दिया 10 दिन का कि 10 दिन में ये लोग हमको टाइम दिया कि अगर ये 10 दिन में हमको नहीं बताते हैं तब हम लोग जो है आंदोलन छेड़ेंगे। फिर गांधी जी ने 10 दिन का टाइम बीता, फिर भी वो लोग जो है इस काम को नहीं किए। तो गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लॉर्ड इरविन को लिखे और जो और बड़े बड़े अधिकारी थे उनको भी चिट्ठी लिख करके टाइम दिए। फिर भी भाई अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे, वो नहीं माने। फिर जो है गांधी जी जो 11 सूत्री मांग थी उसमें एक मांग बड़ी प्रमुखता से थी और उसी मांग को उठाए, वो थी नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने ये सोचा कि ये बेलोचदार मांग है। बेलोचदार मांग का मतलब यह है कि उसके स्थान पर कोई दूसरी वस्तु हम नहीं उपयोग कर सकते। नमक के स्थान पर मैं क्या खाऊंगा, तो इसीलिए नमक को वो लिए कि वो आम जनमानस का है। और उसमें उन्होंने 12 मार्च को 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से निकल पड़े। अब इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जब ये सब हो गया था कि गांधी जी किस किस रास्ते से कैसे कैसे जाएंगे, उसके पहले एक व्यक्ति उसी रास्ते से गए और उनका नाम था सरदार पटेल।
सरदार पटेल उनका नाम था। और सरदार पटेल उसी रास्ते से, जो रास्ता निश्चित हुआ था उसी रास्ते से वो जो है गए और उन गांवों में बताए कि 12 मार्च को यात्रा शुरू होगी गांधी जी की और इसी रास्ते से गांधी जी आएंगे। 12 मार्च को यात्रा शुरू हुई 78 लोगों के साथ। उसमें जो है डेली 10 मील की यात्रा ये लोग तय करते थे। और गांधी जी एक युवा अवस्था से आगे बढ़ गए थे, लाठी लेकर चल निकले और जैसे ही ये यात्रा शुरू किए, जिस गांव से जाते गांव के बीच में से जा रहे थे, उसी समय बहुत सारे लोग जो है वो बैलगाड़ी से, पैदल, तांगा घोड़ा सब माध्यम से उनके पीछे लग लिए। हजारों की भीड़ उनके साथ चलने लगी। 10 मील चलते दिन भर में, फिर रात में जहाँ टाइम ओवर हो जाता वहीं पर वो रात बिताते, फिर दूसरे दिन 10 मील चलते। इस तरीके से वो कुल मिलाकर के 240 मील की गांधी जी ने यात्रा की और ये कुल मिलाकर के 390 किलोमीटर होता है और कहीं कहीं ये 385 किलोमीटर भी दिया है। इस फैक्ट को आप नोट करते जाएंगे जो श्यामपट पे मैंने लिखा है, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये फैक्ट ही बहुत सारी चीज़ें कंपटीशन में पूछी जाती हैं। फिर जो है ये नियम था, ये ध्येय था गांधी जी का कि हम 5 अप्रैल तक जो है 5 अप्रैल 30 तक हम जो हमारा एम है वहाँ तक हम पहुँच चलेंगे। और 5 अप्रैल को वहाँ पहुँच गए। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी वहाँ नमक अपने हाथ में ले लिए और उसको उठा लिए। वहीं से जो है जो नमक कानून था उसको तोड़ दिए। यह है हमारा नमक सत्याग्रह। और सुनिए, ये जो गांधी जी इस नियम को तोड़े, उसी समय तंजौर तमिलनाडु में राजगोपालाचारी वहाँ पर वो नमक बना करके तोड़े थे। बदरुद्दीन तैयब जी तोड़े थे। बहुत सारे लोग कांग्रेस के जो जहाँ पर भी थे, चाहे आपका वो पश्चिम बंगाल हो, मुंबई का तट हो, तमिलनाडु का तट हो और गुजरात में तो गांधी जी थी। और ये सब मिलाकर के उस नमक टैक्स को उन्होंने तोड़ दिया। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है कि अवज्ञा, कानून का अवज्ञा करना, अवहेलना करना। ये देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन आया था और यहाँ पर आया सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब गांधी जी ने इस नमक कानून को तोड़ दिया, उस समय अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर था। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर था। इसको ध्यान रखें आप लोग, ये फैक्ट पूछा जाता है कि कौन सा पत्रकार उस समय था, तो उसका नाम है वेब मिलर। और गांधी जी ने जब ये नमक टैक्स तोड़ा था तो गांधी जी की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन से की थी। जिस तरीके नेपोलियन ने एल्बा से पेरिस की यात्रा की थी, उसी यात्रा की कंपैरिजन किया गया सुभाष चंद्र बोस ने कि जैसे गांधी जी ने साबरमती से वो यात्रा शुरू की थी नमक टैक्स को, उसी तरह के वो नेपोलियन से उसकी तुलना की थी। और पत्रकार था वेब मिलर। मैं आपको एक और इसमें बताऊं कि जो बढ़ चढ़ कर के हिस्सा उसमें मुस्लिम लीग तो नहीं ले रही थी। मुस्लिम लीग सविनय अवज्ञा आंदोलन में तटस्थ थी, वो बिल्कुल सहयोग नहीं किए थे। फिर भी उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, जहाँ का एक खान अब्दुल गफ्फार खां का आप लोग नाम सुने होंगे, वो जो है सीमांत गांधी कहा जाता है उनको, जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था और बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए थे। और उन्होंने एक वो भी बनाया था संगठन, उसका नाम था खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा
जैसे बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उस समय बहुत सारे मुस्लिम नेता कांग्रेस में थे, लेकिन कुछ रूढ़िवादी लोग जो है वो मुस्लिम लीग में थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन में प्रतिभाग नहीं किया था। अब एक घटना और, लाहौर में 1929 का समय जिसमें भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंक दिया था। उन्होंने कहा था कि बहरे कानों को आवाज़ ये जाए, बहरे कानों में ये आवाज़ जाए। वो लोग चूँकि उग्रवादी थे, उनका ये मानना था कि स्वतंत्रता जो है वो हाथ जोड़ करके नहीं मिलेगी, बल्कि लड़ने से मिलेगी। आज इन्हीं बातों के साथ आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।